तो अगर मैं देखूं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो ये 2 पाई का मतलब होता है पूरा एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री घूम जाना। ये कितनी देर में करता है? 24 आवर्स। तो देखो कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, ये 12 आवर्स को ना उन्होंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया ताकि रेडियन पर सेकंड में आंसर लाए। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या पूछा है? इनका रेशियो पूछा है, फाइंड देयर रेशियो। तो रेशियो के लिए हमको सेकंड सेकंड में रखो, चाहे घंटे घंटे में, चाहे मिनट मिनट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर दूं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर दूं, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वॉच का सेकंड हैंड टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, दिस डिवाइड बाई दिस। तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 24 ऊपर चढ़ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? 2:1। अरे तो हम देख के ही बोल सकते हैं कि घड़ी का जो घंटे का जो हैंड है वो 12 घंटे में एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है और 24 आवर्स में कंप्लीट कर रही है। तो किसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है? हमारी घड़ी का जो सेकंड का, सॉरी मिनट वाला जो हैंड है या घंटे वाला जो हैंड है, उसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा है क्योंकि वो 12 घंटे में एक चक्कर मार रहा है और अर्थ जो है वो 24 आवर्स में एक चक्कर मार रही है। तो क्या ये क्वेश्चन समझ आया? एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? कितना उसने एंगल टर्न किया और उसके लिए उसने कितना टाइम लिया। एक्चुअली तो हमको ये लेना चाहिए एंगल और नीचे में सेकंड में। तो घंटे को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पहले इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिनट हो जाएगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड हो जाएगा। और जब कटना ही है तो फिर मैं इसको क्यों कन्वर्ट करूं? तो यहाँ पे रेशियो आ गया 2:1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये, अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम revolves in a circle of diameter 0.4 meter making 1000 revolutions per minute. Calculate its linear velocity and centripetal acceleration. हमने दो टाइप की वेलोसिटी पढ़ी है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। जब हम लीनियर मोशन पढ़ते थे तब उसमें आता था डिस्प्लेसमेंट, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो उसमें आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आता था लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे आता है एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे आता था असलरेशन, लीनियर असलरेशन, और यहाँ पे आता था एंगुलर असलरेशन। इनके बीच में रिलेशन क्या था? S इज इक्वल्स टू आर थीटा, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा और A इज इक्वल्स टू आर अल्फा। और ये असलरेशन कौन सा होता था? टेंजेंशियल वाला। ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है। तो ये तीन हम लोगों के मेन फॉर्मूले थे। अब यहाँ पे इसने क्या पूछा है? पूछा है कि लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो लीनियर वेलोसिटी निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। लेकिन ओमेगा भी कैसे निकालें? कोई बच्चा बताएगा यहाँ पे हिंट? अच्छा यहाँ पे डेटा क्या क्या दिया है हमको, देखो मास दिया हुआ है क्या? 10 kg। उसके बाद क्या दिया हुआ है इसमें? रेडियस दिया हुआ है कितनी? 0.2 मीटर। जब डायमीटर 0.4 है तो रेडियस कितनी होगी? 0.2 मीटर। उसके बाद इसने एक नया डेटा दिया है कि ये मेकिंग 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये किसकी वैल्यू दिया है इसने? एग्जैक्टली exactly. हमने देखा था दो टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है। एक फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं सिंपल एफ, ये होता है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, उसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, टेंशन नहीं है। दूसरा हमने देखा था ओमेगा, ये क्या होता था? रेडियन पर सेकेंड। अगर हमको ये पता है तो हम ये निकाल सकते हैं। कैसे? इसमें 2 पाई का मल्टीप्लीकेशन करके। तो ये होता है क्या? 2 पाई एफ। तो देखो क्वेश्चन में हमको रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है, उसको हम रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी 1000 डिवाइड बाय 60 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। एक मिनट में 1000 रिवॉल्यूशन, तो एक सेकंड में डिवाइड बाय 60 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 50/3 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अब मुझे इसने पूछा है कि वेलोसिटी कितनी होगी, लीनियर वेलोसिटी, तो उसके लिए आर ओमेगा। आर तो दिया हुआ है, ओमेगा कैसे निकालेंगे? वो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला है उसी से। तो यहां से मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा या 0.2 इंटू 2 पाई इंटू 50/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इसने पूछा है सेंट्रीपिटल असलरेशन। हमने पढ़े तीन टाइप के असलरेशन, सेंट्रीपिटल, सेंट्री और टेंजेंशियल और नेट असलरेशन। तो यहाँ पे मैं उनके फॉर्मूले भी एक ही करके डिस्कस कर देता हूँ कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है, ये एक बॉडी है, इसने सर्कुलर मोशन करना जारी रखा हुआ है,
मान लीजिए अभी वो इस डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी ये गोल गोल घूम रही है, तो यहाँ पे तीन असलरेशन होंगे। एक होगा सेंटर की तरफ जिसे हम कहेंगे एसी, और एसी की वैल्यू क्या होती है वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। उसके बाद यहाँ पे एक और असलरेशन होता है जो कि इसी की डायरेक्शन में होता है, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में, इस सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, इसलिए टेंजेंशियल असलरेशन। टेंजेंशियल असलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यह आपको क्वेश्चन में ना हमेशा डायरेक्ट दिया होगा, हमेशा इसकी वैल्यू की वेलोसिटी में ना इतना चेंज हो रहा है पर सेकेंड। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आगे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, स्पीड रिड्यूसेस एट कांस्टेंट रेट ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। तो देखो स्पीड कम हो रही है कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या है, 0.5 मीटर पर सेकेंड। देखो ये चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, यानी कि नीचे भी टाइम। तो आपको ये 80 की वैल्यू ना डायरेक्टली दे के रखता है, हमेशा इसको निकालने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। तो देखो दिया हुआ था कि इसकी जो वेलोसिटी है ना वो कैसे चेंज हो रही है, 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। तो ये आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑलरेडी दे रखा है। तो चलते हैं वापस से हमारे क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारे क्वेश्चन में टेंजेंशियल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है, उसने सिर्फ ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, उसने कुछ बोला ही नहीं है वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो एक ही एक्सेलरेशन आता है, कौन सा, सेंट्रीपिटल, और वही उसने निकालने के लिए बोला है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा क्या है, वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। अब भाई आपके पास v की भी वैल्यू है, ओमेगा की भी वैल्यू है, जिससे चाहे उसमें रख के आप वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो यहां से v निकाल लेंगे और फिर यहां से निकाल लेंगे हम लोग AC की वैल्यू। AC क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। तो दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले में रख के आप लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो अभी तक के कोई हमने बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं देखा है, जो फॉर्मूला अभी तक के डिस्कस किए थे उसी के ऊपर हम लोग ने न्यूमेरिकल्स देखे हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming the moon completes one revolution in circular orbit around the earth। आइए, जो मून है वो अर्थ के अराउंड जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है और 28 डेज में एक सर्कल जो है वो पूरा कंप्लीट करता है। 28 दिन लगते हैं उसको वापस से उस पोजीशन में आने में। तो ये किसकी वैल्यू दे रखा है इसने, जितनी देर में एक साइकिल कंप्लीट होता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। वेरी गुड। तो आपको टाइम पीरियड दे, टाइम दिया हुआ, डेज यानी कि क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। हो सकता है मिनट में कंप्लीट करता, सेकंड में, डेज बोल दिया है। डेज किसके यूनिट है भाई, टाइम की तो यूनिट है। तो टाइम पीरियड, आपको टाइम पीरियड दे रखा है कितना, 28 डेज। पर हम ना डेज में कभी डील नहीं करते। तो 28 दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो इतने सेकंड लगते हैं मून को अर्थ के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करने में। तो ये टाइम पीरियड आपको दे रखा है। वेरी गुड। कैलकुलेट द acceleration of the moon towards the earth, the radius of circular orbit can be taken as this much। तो इसमें कौन सा acceleration इसने फाइंड आउट करने बोला है, सेंट्रीपिटल या टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ कौन सा acceleration, सेंट्रीपिटल। नाम ही है उसका सेंट्रीपिटल क्योंकि वो टुवर्ड्स द सेंटर है। और सेंट्रीपिटल acceleration का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, सेंट्रीपिटल acceleration इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। तो वैल्यू रख दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालें, यहाँ पे देखो रेडियस कहीं दिख रही है क्या, हाँ ये रेडियस है। अर्थ से मून की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ पे देखो ये अर्थ है, इसके चारों तरफ मून जो है वो रोटेट कर रहा है ये मून। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वही तो रेडियस होगी। तो रेडियस हमको दे रखी है, क्या ओमेगा या वी कुछ दिया है, लेकिन टाइम पीरियड दिया है। याद करो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन था, 1/t। अरे सब तो पता है आप लोगों को।
1/t, ये रिलेशन था। और अभी पिछले पेज में हम लोगों ने पढ़ा है ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2πf। तो यहाँ पे रख दो मैं इसकी जगह पे 1/t। तो मैंने बोला था ये वाला रिलेशन ना मैं डायरेक्ट यूज किया करूंगा, 2π/t। तो ओमेगा भी देखो आप लोगों को दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, आर दे रखा है। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर आप लोगों को करना है। कैलकुलेशन इसका काफी बड़ा होता है, आप लोग वो घर में करके देखेंगे, इसलिए मैंने इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया है। तो देखो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर 2π इंटू, सॉरी 2π के नीचे में आएगा ये 2π/t। कितना है ये, 28 इंटू 24 इंटू, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 3600। ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10⁵ लेकिन ये किलोमीटर में, और हमको किस में रखना पड़ता है हमेशा, मीटर में। तो 10⁵ किलोमीटर में था, इसको 10⁻³ से जब मल्टीप्लाई करोगे, 1 किलो में कितना होता है 1000। जैसे शक्कर लेने जाते हो ना, 1 किलो मतलब कितने ग्राम, 1000 ग्राम, आधा किलो मतलब 500 ग्राम। तो किलो का मतलब ही होता है 1000। तो इसको 1000 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 3 जीरो होते हैं उसमें, तो देखो 10⁸ हो जाएगा। तो 10⁸, इसको सॉल्व करोगे ना तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा इसमें। क्या इतना क्लियर है, यहां तक के सब कुछ समझ में आ गया? यही फॉर्मूले बार बार हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन क्लास में हो चुका है क्या? A stone is tied to the end of a string 80 centimeter long, is whirled in a horizontal circle with constant speed। मेरे ख्याल से हो चुका है ये वाला क्वेश्चन क्लास में। एक पत्थर को आपने बांध के रखा हुआ है और उसको आप ऐसे गोल गोल हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं। वो जो स्टोन है वो घूम रहा है 80 सेंटीमीटर वाली रेडियस वाले एक सर्कल में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बना दिया उस सर्कल को, सर्कल हॉरिजॉन्टल है पर आपको दिखाने के लिए मैं वर्टिकल बना रहा हूँ। घूम रहा है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल, पर आपको देख सके इसलिए आपको मैं ऐसे वर्टिकली इसको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो स्टोन है ये गोल गोल घूम रहा है, इसकी 0.8 मीटर की रेडियस है, 80 सेंटीमीटर है ये। अब इसमें दिया हुआ है 14 रिवॉल्यूशंस इन 25 सेकेंड, 14 रिवॉल्यूशंस इन 25 सेकेंड। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी, रिवॉल्यूशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। तो भाई 14 रिवॉल्यूशन पर 25 सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड क्या आ जाएगा, ये आपके एफ की वैल्यू आ जाएगी। अब पूछा क्या इसने, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो देखो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है क्या, कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है। अगर ये कांस्टेंट स्पीड के ऊपर मूव कर रहा है तो दो टाइप के एक्सेलरेशन हमने देखे थे, एक था एसी और एक था एटी। ये वाला एक्सेलरेशन क्या चेंज करता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये चेंज करता है वेलोसिटी का डायरेक्शन। और ये क्या चेंज करता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और उसने क्या बोला, कांस्टेंट स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड, क्योंकि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कि देखो आप और मेरे बीच में कोई एक बाइक वाला निकल गया, अगर वो इस डायरेक्शन में गया है तो मैं बोलूंगा कि उसकी 50 की स्पीड थी मेरे राइट हैंड के साइड, लेकिन आप लोग क्या बोलोगे, आपके लेफ्ट हैंड के साइड। तो स्पीड जो होती है ना उसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता, स्पीड जो रहता है उसमें सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बताते हैं। लेकिन अगर हम वेलोसिटी बताएंगे तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाता है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव। मैं हमेशा राइट हैंड साइड को अगर पॉजिटिव बोलता हूं तो आपके तो लेफ्ट में गया, आप नेगेटिव कहोगे उसको। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी कि एटी की वैल्यू 0 है, लिखा है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड। तो ये हो जाएगा क्या, 0। तो बचा क्या, एसी, जो कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। और ये बात हमको पता है, जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के आप कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। तो यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसके इसने पूछा है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, टुवर्ड्स द सेंटर। तो लिख देना एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। और एसी का फॉर्मूला क्या होता है, v² बाई आर या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर।
फिर से आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 2πf से आप ओमेगा निकाल लेंगे, रेडियस आपको दे रखी है, ओमेगा स्क्वायर आर से क्या निकल जाएगा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी खत्म। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, F इज इक्वल टू 1/t और ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। बार बार ये इस्तेमाल होता है, आगे ही नहीं, अभी नहीं, अगली क्लासेस में भी। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एयरक्राफ्ट है, वो एक हॉरिजॉन्टल लूप बनाता है, हवा में उड़ रहा है वो। अब उसने क्या किया, हॉरिजॉन्टली, मतलब ऊपर नहीं जा रहा है, हॉरिजॉन्टली उसने एक सर्कल बनाने की कोशिश की है। अब हवाई जहाज जो सर्कल बना रहा है, उसकी जो रेडियस है ना, वो 1 किलोमीटर दी हुई है। क्या हम किलोमीटर में डील करते हैं? नहीं, हम लिख देंगे रेडियस इज इक्वल्स टू 1000 मीटर विथ ए स्टडी स्पीड। स्टडी कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब किसको जीरो लिख दूं मैं? एटी को जीरो, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। तो यहाँ पे लेकिन सर्कुलर मोशन हो रहा है यार, यानी कि एसी की वैल्यू तो आएगी आएगी। सर्कुलर मोशन है मतलब एसी होगा ही होगा। ये होता है वी स्क्वायर बाई आर, या इसी को हम लोग बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 900 किलोमीटर पर आवर, 900 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी आप लोगों को दे रखी है 900 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमको तो ये मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो मीटर पर सेकंड में निकालने क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इससे ये कितनी टाइम्स कट जाएगा, 1800 होता तो 100 बार, ये हो जाएगा 50 बार। मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा 250 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास v है, आपके पास r है, जिसके पास भी v और r होते हैं वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकता है। तो यहां से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 250 इंटू 250, स्क्वायर के बदले मैंने ऐसा लिख दिया, डिवाइडेड बाई 1000। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 625 डिवाइड बाई 10, यानी कि 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रखेगा। और इसने बोला है कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, वैल्यू कितनी है उसकी, 9.81। तो बोल रहा है कि इसको कंपेयर करो कि ये कितने गुना ज्यादा या कितने गुना कम है। तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो देखो AC बाई G, इनको कंपेयर करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, 62.5 डिवाइडेड बाई 9.81। तो ये ऑलमोस्ट 10 है, तो 6 टाइम्स, 6 पॉइंट समथिंग टाइम्स ये चला जाएगा, अराउंड 6.5। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ना, ऑलमोस्ट 6.5 गुना ज्यादा है ग्रेविटी से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको करके देख लेना एक बार, 6.5 6.4 समथिंग कुछ आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला था खुद से करना, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स द नेट एक्सेलरेशन। इसको आप लोग करोगे खुद से। नेक्स्ट क्लास में मैंने बताया ना कि हम लोग सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, पूरे A to Z। तो ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ोगे और इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स, इसमें कैलकुलेशन तो करना नहीं है, खुद सोच समझ के आप लोग इसको बताने वाले हो नेक्स्ट क्लास में। अब देखो ये अगला क्वेश्चन, एक साइक्लिस्ट है, ही इज राइडिंग बाइसिकल विद स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। कौन सी वेलोसिटी है ये, लीनियर या एंगुलर? आप लोग कोशिश करो इसको बनाने की। चलो ये बन गया तो सब बन जाएंगे। जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी इसको ट्राई करें फटाफट। गिवन डेटा, सबसे पहले क्या गिवन है, v वेलोसिटी 27 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हम किलोमीटर आवर में डील नहीं करते, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 27 kmph या 27 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 9 से ये 2 टाइम्स जाएगा, 9 से ये 3 टाइम्स जाएगा, 15/2 यानी कि 7.5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी है। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसमें ब्रेक लगाए जाते हैं,
कब ब्रेक लगाते हैं? जब 80 मीटर रेडियस वाला एक टर्न आ जाता है। हमारा बाइसिकल वाला ऐसे ये रोड पे जा रहा था, इसमें आगे ना एक टर्न है, इस रोड में आगे ऐसा एक टर्न है, और इस टर्न की जो रेडियस है ना वो है कितनी? 80 मीटर। देखो बाइसिकल वाला यहां से लेके यहां तक के तो 7.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा। आप लोग खुद लेकिन जब भी कोई टर्निंग आती है तो अपनी स्पीड कम करते हो या बढ़ा लेते हो? गिरना होता है तो बढ़ा लेते हो, निकलना होता है तो कम कर लेते हो। तो इसने यहां से लेके यहां तक के ना अपनी स्पीड को कम कर रहा है। कम करने के लिए वो क्या लगाता है? ब्रेक। उसकी स्पीड हर सेकंड कम होगी या बढ़ेगी? ब्रेक लगाने पे कम होगी। हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी कम हो रही है? 0.5 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड, देखो यहां पे उसने ब्रेक लगाना शुरू किया तो एक सेकंड के बाद उसकी स्पीड ना 7 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 0.5 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड उसकी स्पीड कम हो रही है। एक सेकंड बाद 6.5, फिर एक सेकंड बाद 6। तो ये सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी भी ना, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन तो चेंज होगी ही, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आना ही आना है, और साथ ही साथ अब इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन पे इसने क्या बोला है? यहाँ पे क्या निकालना है हमको? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन बोला है। तो आपको एसी और एटी दोनों को कंसीडर करना होगा। तो एसी का फॉर्मूला तो वही सीधा सिंपल है हमारा, एसी इज इक्वल्स टू क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। आपको वेलोसिटी दे रखी है, आपको रेडियस दे रखी है पाथ की, तो बच्चे लोग इसमें एसी की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेंगे। उसके बाद एटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो क्वेश्चन में दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड, यही तो है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इन 1 सेकेंड। 15 नहीं लिखा है, 1 सेकेंड लिखा है। 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, हर सेकेंड उसकी स्पीड इतनी चेंज हो रही है। तो देखो आपको दोनों चीजें दी है, एसी और एटी। तो जब हमारे पास एसी और एटी दोनों आ जाते हैं तो हम नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, इसलिए उनका वेक्टर एडिशन करना होता है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होता है? अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे एसी और एटी के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री का, इसलिए कॉस थीटा कितना हो जाता है? 90। यहाँ पे देखो, जिनको वेक्टर एडिशन याद नहीं है, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच एंगल बन रहा है थीटा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये कितना हो जाता है? अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या है? हमारे बीच में, हमारे पास यहाँ पे इस डायरेक्शन में मान लो एसी है और इस डायरेक्शन में एटी है। एक छू के गुजरता है टेंजेंशियल, और दूसरा टुवर्ड्स रेडियस है। तो ये देखो, अगर एक हमेशा रेडियस की डायरेक्शन में और दूसरा छू के गुजरता है, टेंजेंशियल का मतलब होता है टच करके गुजरना, तो एटी की डायरेक्शन ये है और एसी की डायरेक्शन ये, दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे है। अगर 90 डिग्री पे है तो cos 90 जीरो होता है, तो ये की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो AC प्लस एटी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? AC प्लस एटी, ये दोनों को ऐड करना है। ये कितना हो जाएगा? ब्रैकेट के अंदर AC का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। नहीं समझ आ रहा है? देखो, आपको हमेशा दो वेक्टर दिए होंगे और दोनों के बीच का एंगल पता होगा, और पूछेगा कि बताओ इनको ऐड करने पे कितना आएगा। तो ऐड करने का ये वाला फॉर्मूला है, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। अब यहाँ पे देखो, हमारे दो एक्सेलरेशन है, एक एसी है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर, और टुवर्ड्स द सेंटर यानी कि रेडियल डायरेक्शन है इसकी। और एटी क्या होती है? उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मतलब होता है टच करके जाना। और याद रखना सर्कल की प्रॉपर्टी, इस पे कहीं पे भी आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करो और उसी पॉइंट पे अगर आप रेडियस ड्रॉ करोगे ना, तो दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल होता है। चाहो तो आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो, और इस पॉइंट पे आप रेडियस बना के देखो, इनके बीच हमेशा 90 डिग्री एंगल। और हम जानते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है एटी और रेडियल डायरेक्शन में होता है एसी। एक रेडियस की डायरेक्शन में और एक टेंजेंट की डायरेक्शन में। और सर्कल की प्रॉपर्टी ही है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल। तो इस फॉर्मूले में आप पुट करना
तो cos 90 हो जाएगा। cos 90 कितना होता है? 0। अगर cos 90 0 तो ये वाला पूरा टर्म 0। तो AC प्लस AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग नेट असलरेशन निकालेंगे। तो यहां से देखो असलरेशन आप निकालोगे 7.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 80। और ये कितना हो जाएगा? 0.5 ही है इसकी वैल्यू, तो 0.5 डिवाइड बाई 1। तो हमारा AC आ गया 7.5 का स्क्वायर अपॉन 80। 7.5 का स्क्वायर अपॉन 80 और 80 आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से ए नेट हो जाएगा क्या? इसका भी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर होगा 7.5, इसका स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, क्योंकि ये AC है और वो AT है। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा ए नेट का। जोड़ना घटाना तो सब कर लेंगे ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें AC और AT दोनों इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं, वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो देखो अभी तक के हम लोग देख रहे थे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में क्या होता था कि जो हमारा पार्टिकल होता था उसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो हमेशा कांस्टेंट रहती थी। ये देखो ये सेम हाइट के ऊपर ही क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, हम लोग भी जो बाइक साइकिल में जो एक सर्कुलर मोशन करते हैं रोड के ऊपर, वो भी क्या होता है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाऊं। अगर मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूं तो देखो ये एक वर्टिकल सर्कल बना रहा है, ये जो बॉडी है। अब जब भी वर्टिकल सर्कल बनाएगा तो देखो यहाँ पे इसकी ये पुरानी पोजीशन है, यहाँ पे ये इसकी दूसरी पोजीशन है, यहाँ पे ये तीसरी पोजीशन, ये चार पोजीशन। ये चार पोजीशन के लिए ना हमको अलग अलग चीजें डिफाइन करनी है। तो देखो जिसमें से ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन तो सेम है। सबसे नीचे, सबसे ऊपर, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, ये चार पोजीशन हमें पढ़ना है। तो ये एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट ना एक जैसी पोजीशन है। तो हम लोग लेफ्ट, सॉरी, सबसे बॉटम, सबसे टॉप और एक्सट्रीम लेफ्ट, ये तीन पोजीशन के लिए पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, मैं चाहता हूं कि ना ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके आए। एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे हमको ना बहुत सारी अलग अलग टाइप की वेलोसिटी डील करना है। यहाँ पे नीचे में पहले वेलोसिटी आएगी अंडर रूट 5 GR, फिर आएगी अंडर रूट 2 GR। तो आप बोलोगे कब कौन सी वेलोसिटी हमको इस्तेमाल करना है। अब देखो आपकी नीयत क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। सर मैं ये चाहता हूं कि ये जो है ना पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो मार दो इसको जोर से धक्का, ये क्या करेगा? एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। मान लो मैंने इसको ना 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ढकेला और इसने पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब धकेला, तब भी इसने क्या किया? पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया। क्योंकि देखो जैसे अभी मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा तो ये थोड़ा सा इसने सर्कल का पोर्शन कंप्लीट किया था। थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो देखो सर्कल का एक ज्यादा बड़ा हिस्सा इसने कवर किया। और ज्यादा फोर्स लगाया तो देखो इसने पूरा सर्कल ही कंप्लीट कर दिया। मतलब जितनी ज्यादा इसको इनिशियल वेलोसिटी दोगे, उससे डिफाइन होगा कि ये सर्कल का कितना हिस्सा कंप्लीट कर रहा है। देखो इसको मैंने कम वेलोसिटी दिया, इसने सर्कल का कम हिस्सा कंप्लीट किया। आपको ये देखना है कि ये कहां तक के गया। उसके बाद मैंने इसको ज्यादा वेलोसिटी दी तो देखो इसने सर्कल का ज्यादा हिस्सा कवर किया। एक बार तो इतनी वेलोसिटी दी कि इसने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया।
यानी कि पूरा खेल क्या है, यहाँ नीचे वाली वेलोसिटी का है। इसको कम वेलोसिटी दोगे तो ये बीच में अटक के नीचे आ जाएगा, और ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। अबे कोई तो ऐसी मिनिमम वेलोसिटी होगी जिसपे ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। 10 मीटर पर सेकंड में इसने सर्कल कंप्लीट कर लिया था, मैंने क्या किया, 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी, इसने अभी भी सर्कल कंप्लीट कर लिया। 8 मीटर की स्पीड दिया तो इसने सर्कल कंप्लीट कर लिया। 7 मीटर की दिया तो कंप्लीट नहीं कर पाया, बीच में लटक के वापस आ गया। मतलब 8 और 7 के बीच में एक ऐसी वेलोसिटी है जो मिनिमम रिक्वायर्ड है, जिसपे ये सर्कल अपना कंप्लीट कर सकता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल स्पीड। 7 की स्पीड से इसको मैंने यहाँ पे पुश किया 7 मीटर पर सेकंड, तो इसने सर्कल कंप्लीट किया। 6 में इसको 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड दिया तो ये यहां जाके लटका और वापस नीचे आ गया। मतलब 7 और 6 के बीच में है वो क्रिटिकल स्पीड। अब देखो कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को सर्कल कंप्लीट ही नहीं करवाना है, मैं तो ये चाहता हूं कि बस ना ये क्वार्टर ऑफ द सर्कल कंप्लीट करे और वापस से नीचे आ जाए। जैसे हम लोग घड़ी बनाते तो घड़ी में जो पेंडुलम होता है तो वो पूरा सर्कल मारता है। भाई चाहते हम इतने एंगल तक के आए, मैंने ऐसी घड़ी बनाई जिसमें वो क्या करेगा, यहां तक के जाएगा, बिल्कुल क्वार्टर ऑफ द सर्कल कंप्लीट करेगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर इधर क्वार्टर ऑफ द सर्कल कंप्लीट करेगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे अलग वेलोसिटी देनी होगी ना भाई। आप जितना मोशन कराना चाहते हो उतनी आपको वेलोसिटी देना पड़ता है, इसलिए हर बार यहाँ अलग अलग वेलोसिटी आएगी। मैं नहीं चाहता कि ये जरा सा भी मूव करे, तो इसको कितनी वेलोसिटी से ढकेलूं, 0। अगर मैं चाहता हूं कि पूरा ये सर्कल कंप्लीट कर ले तो मुझको बहुत ज्यादा वेलोसिटी से इसको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये आधा ही सर्कल कंप्लीट करे तो मैं उससे आधी वेलोसिटी दूंगा इसको। तो वही हमको निकालना है कि हमको अगर पूरा सर्कल घुमाना है तो इसको कितनी वेलोसिटी देना है, अगर हम चाहते हैं क्वार्टर सर्कल कंप्लीट करे तो इसको कितनी वेलोसिटी देना है। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग इसकी वेलोसिटी हम निकालने वाले हैं। तो चलो उससे पहले आप एक चीज बताओ कि जब मैं इसको गोल घुमाऊंगा तो ये जो है नीचे से तो मैंने इसको वेलोसिटी दे दी है, सबसे मुश्किल इसके लिए कहां पे पहुंचना है, यहां पे पहुंचना इसके लिए मुश्किल है, यहां पे कि सबसे ऊपर पहुंचना मुश्किल है। सबसे ऊपर ये वाली पोजीशन सबसे खतरनाक पोजीशन होती है। अगर इसने इसको पार कर लिया तो ये पूरा सर्कुलर मोशन कर लेता है, लेकिन अगर ये इसको पार नहीं कर पाया तो ये पता है यहीं पे गिर जाता है। देखना जैसे कि ये अगर इसने सेंटर वाली पोजीशन पार कर लिया तो देखना सेंटर पे जाते इसकी ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी कम होने लगती है, और जैसे ही इस तरफ आता है फिर से इसकी वेलोसिटी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा तो स्पीड कम होगी, उसके बाद जब ये नीचे आएगा तो ग्रेविटी के साथ आ रहा है इसलिए इसकी स्पीड बढ़ने लगती है। तो सबसे जो डेंजरस पॉइंट है हमारा वो टॉप का पॉइंट है। अगर आपको सर्कुलर मोशन कंप्लीट करवाना है तो आप अपना फोकस रखो ऊपर वाले पॉइंट पे। सर यहाँ पे सर्कुलर मोशन अगर हो गया ना तो पूरा सर्कुलर मोशन चलता रहेगा। अगर ये लटकेगा तो कहां लटकेगा, यहीं पे लटकेगा। अगर इसको पार कर लिया तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। जिस बच्चे ने इतना समझ लिया उससे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलो इसका एनालिसिस करते हैं, कुछ फॉर्मूले वॉर्मूले देखते हैं कि ये मोशन आखिर कैसे होता है। तो देखो अब एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसमें आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए पहले से। जब भी एक सर्कुलर मोशन होता है तो एक सर्कुलर पाथ होता है और एक उसका क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर से इस पाथ की डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब हमारा ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा था वर्टिकल में, अब देखो मान लो उसकी इनिशियल पोजीशन थी ये वाली, ये इनिशियल पोजीशन थी, तो बताओ इसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड। वेट तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो यहाँ पे वेट हमेशा डाउनवर्ड। अगर गोल घूमते घूमते ये यहाँ पे पहुंच गया, अब इसका वेट किधर एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड। भाई ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है तो हमेशा ये कहां पे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। mg हमेशा डाउनवर्ड, चाहे ये हमारा स्टोन कहीं पे भी पहुंच जाए, ग्रेविटी के कारण लगने वाला ये जो वेट होता है इसका, ये हमेशा कहां लगता है, डाउनवर्ड। ये बात याद रखना। कुछ बच्चे यही बात भूल जाते हैं, सर mg किधर लगाऊं, उस तरफ mg नीचे था क्या, इस तरफ mg ऊपर आएगा, नहीं, mg तो हमेशा ही नीचे आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड होता है। अब एक चीज बताओ कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
क्योंकि सर्कुलर मोशन तभी पॉसिबल है जब बॉडी अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करे। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करी तो सीधी निकल जाएगी। आप चाहते हो सीधी निकल जाए बॉडी? नहीं, आप चाहते हो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे। और वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर चेंज हो गई, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, क्योंकि वेलोसिटी है क्या? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप चाहते हो इसकी डायरेक्शन चेंज हो, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो जाए। और वेलोसिटी चेंज कब होती है? जब आप क्या लगाते हैं? असलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज असलरेशन। ये हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा है। तो जहां भी असलरेशन होगा, तो हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा है कि जहां पे भी असलरेशन होता है वहां एक फोर्स दिखाई देता है। एक्चुअली है इसका उल्टा, जब भी आप फोर्स लगाओगे तो आपको एक असलरेशन देखने मिलेगा। तो भाई हमको असलरेशन दिखा तो हम समझ गए अच्छा जरूर कोई ना कोई फोर्स रहा होगा। और ये फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? पिछली क्लास में बताया था, कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो भैया, सेंट्रीपिटल असलरेशन जरूरी है ताकि आप सर्कुलर मोशन कर सको। अगर सेंट्रीपिटल असलरेशन नहीं है तो क्या सर्कुलर मोशन होगा? नहीं होगा। और जब जब सेंट्रीपिटल असलरेशन होगा तब तब सेंटर की तरफ एक फोर्स दिखाई देगा। इसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स सेंटर। तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी? टुवर्ड्स सेंटर। ध्यान से देखना, आप लोग सब समझ जाओगे इसके बाद। टुवर्ड्स सेंटर, इसमें भी एसी की डायरेक्शन है ये, 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 हमेशा सेंटर की तरफ। और उसके कारण इसमें फोर्स भी आएगा कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे तो एक धागा बंधा हुआ है, धागे में जो फोर्स आता है उसको हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स तो है ये, पर धागे में क्या आता है? टेंशन। मैंने बताया था कि सन और अर्थ के बीच में भी आपको सर्कुलर मोशन देखने मिल रहा है, पर कोई धागा तो नहीं बंधा है। वहां कौन सा फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हमने देखा था कि एक न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज, उसके चारों तरफ एक निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मतलब कोई तो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल असलरेशन है। और असलरेशन होता है वहां पे फोर्स भी होता है। तो यहाँ कौन सा फोर्स था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अर्थ और सन के बीच में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पे देखो धागा बंधा हुआ है, तो इस धागे में कौन सा फोर्स होगा? एक टेंशन फोर्स। तो एक टेंशन होगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? एक्सेलरेशन। आप इसको गोल गोल घुमा के देख लो, आपको ये रस्सी हमेशा टेंशन में दिखाई देगी। देखना, हमेशा एकदम खींची हुई दिखती है ये। अगर ये खींची हुई नहीं दिखी तो ये देखो, टेंशन खत्म तो सर्कुलर मोशन खत्म, टेंशन खत्म तो सर्कुलर मोशन खत्म। ये देखो, ये ऊपर गई, टेंशन खत्म तो नीचे आ गई। लेकिन अगर इसको टेंशन मैंने दे के रखा हमेशा, तो क्या होगा? इसमें सर्कुलर मोशन चलता रहेगा। जहां टेंशन खत्म वहां सर्कुलर मोशन खत्म। जैसे हमारी लाइफ में भी डेली आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने मिलेगी, डेली कोई ना कोई टेंशन रहता है। जैसे ही टेंशन खत्म, इसका मतलब हमारा मोशन खत्म। मोशन खत्म होता है तभी टेंशन खत्म होते हैं लाइफ के। तो यहाँ पे देखो, जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल असलरेशन है उसी डायरेक्शन में एक फोर्स होगा। अगर रस्सी होती है तो हम कहते हैं टेंशन है। अर्थ और सन के बीच में तो कोई रस्सी नहीं है तो हम बोल देते हैं ग्रेविटेशन है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यहाँ पे एक धागा बंधा हुआ था, इसका मतलब ना यहाँ पे एक टेंशन हमको दिखाई देगा हमेशा। सर्कुलर मोशन में हमेशा टेंशन होता है, बीच में जो स्ट्रिंग बंधी रहती है इसमें, तो हमेशा आपको टेंशन देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस डायग्राम को मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि ये हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है। इसमें चाहे बॉडी इस पोजीशन पे रहे, चाहे बॉडी इस पोजीशन पे रहे, चाहे बॉडी इस पोजीशन पे रहे, इसमें हमेशा हमको क्या देखने के लिए मिलने वाला है? टेंशन। टेंशन हमेशा दिखेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। क्या ये चीज आप लोगों को याद रहेगी? बिल्कुल याद रहेगी। तो इसकी डायरेक्शन जो है ना वो टुवर्ड्स सेंटर है। दूसरी चीज हमने देखा था, यहां पे क्या लग रहा है? mg। यहां पे क्या लग रहा है? mg। यहां पे क्या लग रहा है? mg। ये दोनों फोर्सेस समझ में आ गए। टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। mg क्या होगा? वो हमेशा डाउनवर्ड रहता है। अब इसके बाद हमने देखा था कि जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन में अपोजिट में एक और फोर्स होता है, उसे हमने क्या कहा था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैं आप लोगों को डिफरेंस फिर से बता देता हूं पिछली क्लास की तरह।
यहाँ पे अगर आप इसको बाहर से ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको दिखेगा अरे यार इस बेचारे के ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसलिए ये बेचारा ऐसे गोल गोल चक्कर काट रहा है। आपको कौन सा फोर्स दिखा? ये वाला फोर्स। यही वो फोर्स है। जैसे कि देखो आप यहाँ बीच में खड़े हो, आपने अपने रस्सी से एक डॉगी को बांध के रखा हुआ है, डॉगी को आप खींच के रखे हुए और डॉगी दौड़ना चाह रहा है और आपने उसको खींच के रखा हुआ है, तो क्या डॉगी इस डायरेक्शन में निकल पाएगा? नहीं, तो गोल गोल घूमता रह जाएगा। तो हमको बाहर से देखने पे लग रहा है ये वाला फोर्स। अब इमेजिन करो कि आप एक कार में बैठे हो, कार में बैठे हो और कार ऐसा टर्न ले रही है, तो आप किस तरफ बाहर किस तरफ फेंका जाओगे? इस तरफ। जब तुम बाहर से देख रहे थे तुमको फोर्स दिख रहा था इधर, और जब खुद यहाँ पे जाके बैठ गए हो तो तुमको फोर्स कहाँ लग रहा है? इधर। ये क्या बात हुई? यहाँ बात होती है किसकी? फ्रेम्स की। पहले आपका फ्रेम था बाहर से, इसको हम कहते हैं क्या? इनर्शियल फ्रेम। जब आप बाहर से ऑब्जर्व करते हो, और जब आप खुद जाके बॉडी पे बैठ जाते हो ना, तो वो क्या कहलाता है फिर? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जब आप खुद यहाँ बैठ गए तो आपको फोर्स फील हो रहा है इधर। अगर आप झूले में बैठोगे ना जो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो आपको बाहर की तरफ फोर्स फील होता है। लेकिन जब आप बाहर से निकल के देखोगे तो देखोगे कि ये गोल गोल क्यों घूम रहा है? क्योंकि इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में है सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस डायरेक्शन में कौन होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ होता है, हमेशा। क्या ये बात याद रहेगी? तो देखो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये वाली। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैंने वैल्यू आप लोगों को बताया था, कितनी थी? देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू असलरेशन। तो एफ सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर, या एम ओमेगा स्क्वायर आर। एसी की वैल्यू तो निकाल चुके ना हम लोग, असलरेशन है। और अगर मैंने फोर्स पूछा तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू असलरेशन। सेंट्रीपिटल असलरेशन पता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी मालूम हो गया, मास से मल्टीप्लाई कर दो। और मैंने बताया था इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल। तो ये कितना हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। ये वही फोर्स है जब आप लोग कार में बैठे होते हो या बस में, और वो जब टर्न लेती है तो जो फोर्स आपको बाहर की तरफ धकेलता है। याद करो, अगर गाड़ी बहुत स्पीड में जाती है तो आप बहुत तेजी से आपको फोर्स लगता है। लेकिन अगर गाड़ी एकदम स्लो मूव कर रही है तो आपको फोर्स भी कम लगता है। वेलोसिटी जितनी ज्यादा, ये फोर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम वी स्क्वायर बाई आर, या एम ओमेगा स्क्वायर। अलग से नहीं रटना है, हमने तो एसी ऑलरेडी याद करके रखा हुआ है। अगर असलरेशन है तो मास से मल्टीप्लाई करो, आपको फोर्स मिल जाएगा। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट में, नीचे, ऊपर, किधर? टुवर्ड्स राइट। बहुत बढ़िया। हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट होती है इसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर, इस तरफ। क्या कोई बच्चा यहाँ बता सकता है? ऊपर की तरफ। हमेशा सेंटर से दूर भागता है ये, हमेशा सेंटर से दूर। कभी भी आप देखना, अगर आप साइकिल चला रहे हो, जिसको एक्सपीरियंस करना है वो कर सकता है। कभी भी साइकिल चलाते हुए जाना एकदम स्पीड में, एकदम शार्प टर्न में, आप कभी भी सेंटर की तरफ नहीं गिरोगे, आप गिरोगे उसके अपोजिट तरफ। ये वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो यहाँ पे हम लोग अब इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्शन समझ में आ गई, यहाँ पे भी उसकी डायरेक्शन समझ में आ गई, यहाँ पे भी उसकी डायरेक्शन समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों डायरेक्शन को छोड़ के किसी एक न्यूट्रल डायरेक्शन के ऊपर पूरा कैलकुलेशन करूंगा। और हम लोग क्या करेंगे, तीनों डायरेक्शन के ऊपर फॉर्मूले फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। कि मान लो ये एक सर्कुलर मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, हमारी जो बॉडी है ना अभी वो यहां पे पहुंची, इसने वर्टिकल से एंगल बना के रखा हुआ है कितना? थीटा। अब देखो यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये वाली। और mg कहां लगेगा इसमें? डाउनवर्ड। mg तो हमेशा कहां लगता है? डाउनवर्ड। और ये बताइए कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? इसके अपोजिट। तो देखो इस डायरेक्शन में लगेगा क्या? एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये तीनों फोर्सेस हमको देखने के लिए मिल गए। अब देखो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया? थीटा। वर्टिकल से ये थीटा एंगल बना रहा है तो वर्टिकल से ये भी तो थीटा ही एंगल बनाएगा, तो ये एंगल भी कितना है? थीटा। अब देखो यहाँ पे हम लोग ना अब रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो
अच्छा, इस सर्कल के लिए ये क्या है? रेडियस। तो इसको छू के गुजरने वाली चीज क्या हो जाएगी? टेंजेंट। और रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो देखो ये और ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और उनके बीच में हमको दिख रहा है mg, जो कि यहां से थीटा एंगल बनाया है। तो कोई होशियार बच्चा है जो बताएगा इसमें mg का कितना कंपोनेंट हो जाएगा? mg cos, जिससे एंगल बना है वो हो जाता है cos, और जिससे एंगल नहीं बना है वो क्या हो जाता है? साइन। तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा। फिर से देख लो, ये एक डायरेक्शन थी, ये एक डायरेक्शन थी, बीच में ना ऐसा mg हमको दिख रहा था, जो कि यहां से एंगल बना रहा था थीटा। जिससे भी वो थीटा एंगल बनाता है ना, उस पे लिख देना mg cos थीटा, और जिससे नहीं बनाता है वो क्या हो जाता है? mg sin थीटा। आप चाहो तो इसको ऐसा करके भी देख सकते हो, सीधा करके। इसको अगर आप चाहो, देखो ऐसा सीधा करके देख लो, हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे ना। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये इंक्लाइंड एक फोर्स दिख रहा है जिसमें इसका एंगल थीटा बनाया, तो ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करने वाले हैं। एकदम ध्यान से देखना कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, जिसके ऊपर आपको टेंशन दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये देखो इस लाइन के ऊपर आपको टोटल 3 फोर्स दिखाई दे रहे हैं। एक फोर्स दिख रहा है ये वाला टी, जो कि इस तरफ, उसके बाद बाकी के 2 फोर्स उस डायरेक्शन में है। बॉडी अपनी जगह पे बनी हुई है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स और उस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, तभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है अपनी जगह पे। किसी भी बॉडी पे लगने वाले फोर्स को अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो आप देखना कि किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। उन सारे फोर्सेस में से जो एक डायरेक्शन में होंगे उनको जोड़ देना, जो दूसरी डायरेक्शन में होंगे उनको जोड़ देना, और दोनों के बीच इक्वल टू का साइन लगा देना। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे एक ये बॉक्स रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई इधर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और इधर 2 लोग हैं जो मिलके इसको खींच रहे हैं, अगर ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये कितना लगा रहा होगा? ये अपनी जगह पे बनी हुई है 30 न्यूटन। ये 30 न्यूटन आप लोगों ने कैसे निकाला भाई? दिस शुड बी इक्वल टू दिस। अगर वो 50 है, ये 20 है, तो ये क्या होगा? 30। तो आपने दिस इक्वल टू दिस किया, तो मैं भी दिस इक्वल टू दिस करने वाला हूं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं टेंशन इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg cos थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट, और इसमें अभी तक के तो हम लोगों ने कुछ खास किया भी नहीं है। हमको पता है टेंशन की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और mg तो हमेशा नीचे लगता है। क्या यहां तक के समझ में आया? इसमें mg का कंपोनेंट इसलिए हम लोग ले रहे हैं क्योंकि देखो, हम अगर mg लेंगे तो mg की डायरेक्शन अलग है। हमको क्या करना पड़ता है? एक ही डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस को कैलकुलेट करना होता है। अगर मान लो यहाँ पे ना एक फोर्स ऐसा लग जाए, ये 60 न्यूटन का, यहां से उसने एंगल बनाया है थीटा, तो पता है यहां पे अब मैं क्या लिखूंगा? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 60 कॉस थीटा। तो इस डायरेक्शन में जितने फोर्स लगे हैं ना, ये देखो ये एक लाइन है, इस लाइन में लगने वाले सारे फोर्स हमको कैलकुलेट करना होता है। तो हम लोग अब 60 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 60 कॉस थीटा, क्योंकि वो एक अलग एंगल पे, उसकी डायरेक्शन अलग है। समझ में आया? तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी या चेंज होते जाएगी? भाई ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा तो थीटा कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? हर सेकंड चेंज हो रहा है। अच्छा बताओ, जब ये ऐसा है तब थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। जब ऐसा है तो थीटा, जब ऐसा है तो थीटा 180। और आपको पता है जब कॉस 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1, कॉस 90 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 0, और कॉस 180 होता है तो इसकी वैल्यू होती है -1। इस पे मैक्सिमम, इस पे मिनिमम, और इस पे 0। तो ये वैल्यूज अगर हमको याद हैं तो देखो, इसकी इस वाली पोजीशन के लिए भी मैं टेंशन निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 0।
उसके बाद ये वाली पोजीशन के लिए भी निकाल सकता हूं और ऊपर वाली पोजीशन के लिए भी। तो चलो निकालते हैं सारी पोजीशंस के लिए। स्टार्टिंग में देखो ये वाली पोजीशन के लिए जब वो यहां पे है, इस पॉइंट को ना मैं नाम दे देता हूं P, ये वाले पॉइंट को नाम दे देता हूं Q, ये वाले पॉइंट को नाम दे देता हूं R, इस वाले पॉइंट को नाम दे देता हूं S। मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको देखना है, समझना है, सीखना है, क्योंकि बाकी बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, तो कंपटीशन को इस बात से कोई परवाह नहीं कि आप कितने थके हुए हैं, आपका मन नहीं कर रहा है। कंपटीशन इस बात से खुश हो जाता है, वाओ इनको कोई मतलब ही नहीं है। कंपटीशन मतलब बाकी के बच्चे। तो यहाँ पे देखो 4 अलग अलग पोजीशन है। पहले इस पोजीशन के ऊपर है, इस पोजीशन पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। तो जो हमारा फॉर्मूला था T इज इक्वल्स टू mv²/r प्लस mg cos थीटा, ये अभी नया नया फॉर्मूला आया था। अब एक बात देखो, इसी डायरेक्शन में लग रहा है mg और इसी डायरेक्शन में लग रहा है mv²/r, दोनों सेम डायरेक्शन में। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी टेंशन की वैल्यू? नहीं पता तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो कि T एट पॉइंट P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv²/r प्लस mg, क्योंकि cos 0 कितना होता है, 1। ये देख, क्या किसी बॉडी का मास नेगेटिव हो सकता है? क्या g की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? हम लोग डाउनवर्ड में पॉजिटिव लेके चलेंगे अब कि भाई उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना, हम लोग उसका मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे 9.81, दैट्स इट। तो देखो इसका भी मैग्नीट्यूड जो है वो भी चेंज नहीं होने वाला है, और हम लोग इसको क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव। तो देखो ये वाली वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आनी, जी की वैल्यू 9.81 रख के चलेंगे हम लोग, इनटू मास, और cos थीटा कितना आ गया, 1। तो एक पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू मिलके क्या बनेगी, पॉजिटिव वैल्यू। दो पॉजिटिव मिलके एक पॉजिटिव ही बनता है। तो यहाँ पे देखो cos थीटा को आपने मैक्सिमाइज कर दिया है, तो यहाँ पे ये जो टीपी होगा ना, यही टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। जब हम किसी सर्कल में इसको घुमाएंगे, अगर आपसे पूछे कि बताओ ये धागा किस पोजीशन पे टूट सकता है, तो बोलना सर जब ये सबसे बॉटम में होगा ना तभी टूटेगा। बोला ऐसा क्यों? बोलना सर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लग ही रहा था नीचे, और mg भी लग रहा था नीचे, दो फोर्स इकट्ठे नीचे लग रहे हैं, और उसके इक्वल होना है टेंशन को, इसलिए धागा कहाँ टूटता है, हमेशा जब ये नीचे हो। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू। अब देखो अगली वाली पोजीशन, अगर इस पोजीशन पे आ गया तो अब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। तो अगर मैं आपसे बोलूं T एट Q निकालो, तो ये कितना हो जाएगा, mv²/r प्लस 0। वेरी गुड। तो क्या ये टेंशन की मिनिमम वैल्यू आ गई? देखते हैं आगे। अब T एट R निकालते हैं, ये हो जाएगा mv²/r माइनस mg। माइनस mg इसलिए आया क्योंकि अभी अभी आपने बताया था कि 180 डिग्री कितना होता है, कॉस माइनस, तो कॉस थीटा की जगह में मैंने -1 रख दिया। अब खुद देख के बताओ, यहाँ पे प्लस mg है, यहाँ तो 0 है mg, और यहाँ माइनस mg है। किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा लग रही है और किसकी वैल्यू सबसे कम? सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी है, उससे कम टेंशन यहाँ पे है, और सबसे कम टेंशन यहाँ पे। और मैंने आपको क्या बताया था कि टेंशन जरूरी है, टेंशन हमेशा जरूरी है, तभी सर्कुलर मोशन हो सकता है। तो आप एक बात देखो, कॉस की वैल्यू यहाँ 0 है और यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी है, 90। तो यहाँ पे 1 से लेके ये 0 तक के पहुंचता है कॉस। क्या कॉस यहाँ पे निगेटिव हुआ कहीं पे? नहीं भाई, इसकी वैल्यू 1 से लेके 0 तक के है यहाँ पे, मतलब ये वाला हिस्सा तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो यहां से लेके यहां तक के ना टेंशन हमको हमेशा पॉजिटिव मिलता है, हमेशा पॉजिटिव। और जब भी टेंशन की वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब समझ जाना सर्कुलर मोशन हो रहा है। अगर टेंशन की वैल्यू निगेटिव आ गई, यानी कि अब सेंटर की तरफ नहीं है टेंशन, तो क्या हो जाएगा वहां पे, सर्कुलर मोशन खत्म। आपको टेंशन चाहिए, तभी सर्कुलर मोशन हो सकता है। तो यहां पे देखो, यहां तो कोई चांस ही नहीं है कि टेंशन की वैल्यू 0 हो सके। इसलिए आप देखना
कि यहां से लेके यहां तक के जब भी ये मूव करेगा ना, देखना पूरा एक सर्कल ही बनाता है, ये मतलब सर्कल का हिस्सा बनाता है। इसको देखो, अगर ये यहां से यहां तक, देखो सर्कल का हिस्सा बना रहा है वो, लेकिन जैसे इसके ऊपर जाएगा तो देखो अब यहां पे क्या होने लगा है, ये आ गया है पिक्चर में -mg। देखो 90 से लेके 180 के बीच में ना कॉस की वैल्यू निगेटिव होती है, यहां तो 0 होती है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहां तक के -1, यहाँ -0.1, -0.2, -0.3, -0.6, -0.7 से लेके -1 तक के जाती है। तो यहां से लेके यहां तक के कॉस क्या होता है, निगेटिव। तो ये वाली वैल्यू निगेटिव है। आपको पता है एक ऐसा समय आता है कि ये जितना पॉजिटिव है ना, ये उतना ही नेगेटिव, तो टेंशन कितना हो जाएगा, 0। जैसे ही टेंशन 0 हुआ, सर्कुलर मोशन खत्म। यस सर। हाँ, तो आप देखना कि जब ये मूव करेगा ना सर्कुलर मोशन में, तो यहां से लेके यहां तक की ये हमेशा ना टेंशन में दिखता है, आपको देखना हमेशा। इसका टेंशन कब खत्म होता है पता है, जब ये इसके ऊपर जाएगा। जरूरी नहीं कि खत्म हो जाए, पर खत्म कहां हो सकता है, इसके ऊपर ही। ये देखो यहां से लेके यहां तक की इसका टेंशन आपको कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जैसे ये इसके ऊपर जाएगा, ये देखो सर्कुलर मोशन कहां पे खत्म हुआ, यहां कहीं पे। और देखना इसका टेंशन खत्म हो गया था, तो अब इसने ना सर्कुलर पाथ नहीं बनाया, अब इसने पैराबोलिक पाथ बनाया। तो सर्कुलर मोशन तभी होगा जब इसमें टेंशन हो। और टेंशन कहां पे नेगेटिव हो सकता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसमें तो नेगेटिव करने वाला कोई है ही नहीं। टेंशन सिर्फ और सिर्फ हो सकता है नेगेटिव यहां से लेके यहां के बीच में। तो यहां से लेके यहां के बीच में ना सर्कुलर मोशन खत्म होता है। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि ये जो पार्टिकल है ना, सेंटर से हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस बना के रखे। तो देखो यहां से मैं छोड़ रहा हूं, वहां तक के जा रहा है, तो इसने सेंटर से हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस बना के रखा है। इसको मैंने इतना जोर से घुमाया कि ये पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाया, पर इसने कहां पे छोड़ा अपना सर्कुलर मोशन, इस पॉइंट के ऊपर। अगर इसको ज्यादा जोर से स्पीड नहीं दोगे ना, तो भले सिर्फ यहां तक के जाए, पर रहेगा तो सर्कुलर मोशन में। सर सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है, इसकी हमेशा मेरे थंब से डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। देख लो यहां से लेके यहां तक के हमेशा उसकी डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। तो चलो ये पूरा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था। ये एक्चुअली JEE का एकदम फेवरेट पोर्शन है, जिससे क्वेश्चंस भर भर के पूछते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट था। अब चलते हैं हम लोग इसके थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर। अलग अलग जगह पे हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं हर जगह पे आपको वेलोसिटी की वैल्यू बताऊंगा। कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं एक धागा लेके आया हूं, उस धागे की जो लंबाई है, धागे की जो लेंथ है ना, वो रेडियस बन जाती है। तो ये रेडियस है मेरे पास इतनी, और आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू तो पता ही है, और जो मैंने यहाँ पे बॉल लेके आया है उसका मास इतना है। बताओ मैं उसको कितनी वेलोसिटी से यहाँ पे उसको पुश करूं कि वो पूरा सर्कल कंप्लीट करके बता दे। फिर बोलेगा कि सर आप बताओ कि कितनी वेलोसिटी से उसको पुश करूं कि वो यहां जाए, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए और वापस से ये नीचे को आ जाए। फिर बोलेगा सर बताओ एक ऐसी वेलोसिटी कि ना ये बिल्कुल यहां जाए, एकदम जस्ट सर्कल को कंप्लीट करे, यानी कि उससे अगर मैंने 0.1 वेलोसिटी भी कम दी तो ये सर्कल कंप्लीट ना कर पाए। ठीक है, तो ये मैं आपको 3 अलग अलग वेलोसिटी का यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताता हूं। तो यहां देखो, बॉडी जब यहां पे रहती है इस पोजीशन पे, तब इसके पास जो होता है ना टेंशन, वो होता है टी मैक्स। और टी मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, mv²/r प्लस mg, क्योंकि cos थीटा कितना है 1, थीटा की वैल्यू 0। तो यहां पे देखो ये पॉइंट था P, ये पॉइंट था Q, ये वाला पॉइंट था R और ये वाला पॉइंट था S। अब देखो यहाँ पे, अब मैं पॉइंट Q की बात, सॉरी पॉइंट R की बात करता हूं। तो यहाँ पे टेंशन इन R में कितना हो जाएगा, mv²/r माइनस mg प्लस mg cos थीटा होता है, cos थीटा -1 हो गया। अब यहां पे देखो टेंशन की वैल्यू को जरा ध्यान से देखना। अब मैं आपको बोल रहा हूं सर्कुलर मोशन के लिए ना हमेशा हमको टेंशन चाहिए होता है, हमेशा टेंशन चाहिए होता है। लेकिन पता है जब यहां से आप यहां तक के गए, टेंशन चाहिए टेंशन चाहिए 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 चाहिए,
यहां पे भी टेंशन चाहिए क्या? हाँ, क्योंकि अभी ये टॉप पे नहीं पहुंचा है। जैसे टॉप पे पहुंचा, अगर यहाँ पे टेंशन 0 भी हो जाएगा ना तो चलेगा, क्योंकि अब ये नीचे आना शुरू कर रहा है, और जैसे ही नीचे आएगा तो फिर से इसकी वेलोसिटी ग्रेविटी के कारण बढ़ने वाली है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो टेंशन बढ़ेगा। सर वेलोसिटी बढ़ रही है तो टेंशन क्यों बढ़ेगा? mv²r, वेलोसिटी बढ़ रही है, हमेशा बाहर की तरफ लगता है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो टेंशन अपने आप बढ़ जाएगा। मतलब यहां पे इसकी मिनिमम वेलोसिटी हमको निकालना है, इसकी मिनिमम वेलोसिटी निकालना है। तो हम लोगों ने ऐसा एज्यूम किया कि इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये जो टेंशन लग रहा था ना, इसकी वैल्यू कितनी मान लेते हैं हम लोग? 0। तो सर वो वहां पे बना कैसे रहेगा अपने आप? अरे भाई नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? mv²r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और नीचे क्या लग रहा है? mg। तो नीचे ये दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एक बात बताओ, इसको मैं जितनी वेलोसिटी से फेंकूंगा, वेलोसिटी के ऊपर क्या डिपेंड करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखो मैंने इसको ना बहुत ज्यादा वेलोसिटी से फेंका, तो यहाँ पे mv²r ना 100 मीटर पर सेकंड, मतलब ये 100 न्यूटन आ गया। mv²/r की वैल्यू 100 न्यूटन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। और नीचे mg कितना लग रहा था? मान लो 10 न्यूटन लग रहा था। mg कितना लग रहा था? 10 न्यूटन। अभी तो टेंशन कितना हो जाएगा? 90 न्यूटन, तभी तो ये बैलेंस्ड रहेगा। अब मैंने ज्यादा स्पीड से नहीं फेंका, अगर मैंने इसको ज्यादा स्पीड से नहीं फेंका तो यहाँ पे ना ये रहा सिर्फ 50 न्यूटन, क्योंकि ये क्या होता है? mv²/r। कम वेलोसिटी से फेंका तो कम फोर्स लगा ऊपर। mg की वैल्यू कम होगी या सेम रहेगी? सेम रहेगी, मास और ग्रेविटी दोनों सेम है। ये 10 है, तो टेंशन कितना हो गया? 40 न्यूटन। यानी कम स्पीड से फेंक रहा हूं, टेंशन कम होते जा रहा है। एक ऐसा भी तो टाइम आएगा कि जब मैंने इसको फेंका तो ये कितना है? 10 न्यूटन, और mg भी कितना लग रहा था? 10 न्यूटन। अबे तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई? 0। क्या बॉडी यहां पे रह पाएगी? हाँ, क्योंकि ऊपर भी 10 लग रहा है, नीचे भी 10। भाई ऊपर भी 10 है, नीचे भी 10, तो बॉडी तो भाई नीचे गिरने वाली नहीं है। अब थोड़ा सा आगे जाएगी और उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उसके कारण ना mv²r बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? टेंशन फिर से आ जाएगा। देखो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कम है, अब जब वो यहाँ पे पहुंचेगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी अपना असर दिखाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना, तो mv²r बढ़ जाएगा, तो 10 से ये हो सकता है 15 न्यूटन हो जाए, लेकिन ये तो अभी भी कितना लग रहा है? 10। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैं ना सबसे कम वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं। कम से कम कितनी वेलोसिटी में एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी में तो हर बार होगा, कम से कम वेलोसिटी आपको निकालना है, लीस्ट वेलोसिटी। तो देखो लीस्ट वेलोसिटी इतनी आपको देना ही पड़ेगा कि 10 न्यूटन फोर्स लगे ऊपर, इतना तो देना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी आपने 0 कर दी टॉप पॉइंट पे, तो इधर लगने वाला फोर्स भी कितना हो जाएगा? 0। सिर्फ mg रहेगा और वो नीचे गिरा देगा। तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो आपको देना है, तो उसी की मिनिमम वैल्यू मुझको निकालना है। तो वेलोसिटी की मैंने इतनी मिनिमम वैल्यू दे दिया कि बस वो और mg दोनों आपस में बराबर हो गए, तो टेंशन कितना हो गया? 0। तो जब आपसे पूछेगा कि बताओ वो मिनिमम स्पीड जिसपे ये इस पॉइंट पे रहे और सर्कुलर मोशन भी होता रहे, तो बोलना वो मिनिमम स्पीड कब आएगी? जब टी आर की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, सच्ची में नोट करा दूंगा आप लोग को, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो लिखते हैं हम लोग, फॉर टी आर इक्वल टू 0, वेलोसिटी एट पी क्यू आर, वेलोसिटी एट आर विल बी मिनिमम। देखो इसकी वेलोसिटी ये बहुत ज्यादा है वैल्यू, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो टेंशन कुछ ना कुछ आएगा। आप वेलोसिटी कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, तो एक ऐसा टाइम आएगा ना जब ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जैसे ये दोनों इक्वल हो गए तो टेंशन क्या हो जाएगा? 0। क्या हम वेलोसिटी की वैल्यू उससे और नीचे जा सकते हैं? नहीं, फिर टेंशन नेगेटिव हो जाएगा। टेंशन तो हमको हमेशा पॉजिटिव चाहिए। तो वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा? 0।
क्या इतना समझ में आया? तो देखो इसको मैं जैसे ही जीरो कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, mv² / r - mg = 0। तो 0 = mv² / r - mg। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, mv² / r = mg। m से m कट जाएगा और v = क्या बचेगा, rg। मैं कैपिटल R लिख रहा था क्या? तो देखो अगर आप मेरे पास एक लेके आए बॉल, बोले कि सर इसकी जो रेडियस है ना वो है कितनी, 1 मीटर। आप बताओ कि मिनिमम इसके पास कितनी वेलोसिटी होना चाहिए यहां पे कि एक चक्कर को पार कर ले, मतलब सर्कुलर मोशन में रहे। मैं बोलूंगा ये वाला फॉर्मूला है बच्चों, √r/g। इसमें आप वैल्यू पुट कर देना, जितनी वेलोसिटी आएगी तो यहां पे इसके पास वो वेलोसिटी होना चाहिए ऊपर वाली पोजीशन में, तभी ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगी। आप बोलोगे सर अगर मैं उससे कम वेलोसिटी दे दूं तो मैं बोलूंगा अगर उससे कम वेलोसिटी दोगे तो इसकी वैल्यू जो है इससे भी कम हो जाएगी, पर आंसर क्या आएगा हमारा, निगेटिव। टेंशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, सर्कुलर मोशन खत्म। टेंशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सेंटर की तरफ जो डायरेक्शन है ना उसको हमने पॉजिटिव लेके रखा हुआ है। तो क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? मैं एक बार फिर से इसको बता के कंक्लूड कर देता हूं कि यहाँ पे हमारी जो बॉडी है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ना कम से कम कितनी वेलोसिटी रहे कि एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। तो इस डायरेक्शन में लगता है टी, इस डायरेक्शन में लगता है mg, और इस डायरेक्शन में लगता है mv² / r। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, दोनों एक ही तरफ लग रहे हैं, t + mg = mv² / r। t + mg = mv² / r, या t = mv² / r - mg। अब मुझे ना वेलोसिटी की सबसे कम वैल्यू बताना है, पर वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि टी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो तो हो सकता है। तो इसकी जगह पे मैंने रख दिया 0। तो 0 = mv² / r - mg। यहां से v क्या मिला मुझको, rg। तो यही वेलोसिटी अगर यहाँ पे टॉप में रहेगी ना तो ये हमेशा सर्कुलर मोशन करता रहेगा। अगर वेलोसिटी उससे कम हो गई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव टेंशन आएगा और सर्कुलर मोशन खत्म। कितना समझ में आ गया? अब मैं चुपचाप यहाँ पे क्या लिख देता हूं, वी आर, यानी कि वेलोसिटी एट आर इतनी होना चाहिए। मैंने ये वाले पॉइंट को क्या लिया था, पी, इसको क्यू, इसको मैंने आर लिया था, इसको मैंने एस लिया था। तो वेलोसिटी एट आर शुड बी इक्वल टू √rg सो दैट इट कैन कंप्लीट अ सर्कुलर मोशन। कितना समझ में आया? तो अब हम लोग ना ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहे हैं जो कि ना बस ले दे के हो पा रहा है, क्योंकि एकदम लीस्ट वेलोसिटी मैंने निकाली है जिसपे जो है ना ये एक सर्कल को कंप्लीट कर सके। लीस्ट वेलोसिटी, तो बड़ी मुश्किल से ये सर्कल कंप्लीट हो पा रहा है। समझ पा रहे हो ना, मिनिमम वेलोसिटी। अब अगर यहाँ पे वो वेलोसिटी है तो उस समय बॉटम में कितनी वेलोसिटी होगी ये भी हमको पता करना है। यानी कि जब ये अपनी मिनिमम वेलोसिटी से यहाँ पे पहुंचा है, लेकिन जब ये नीचे जाएगा तो वेलोसिटी तो बढ़ चुकी होगी। तो यहाँ पे कम से कम कितनी वेलोसिटी होना चाहिए कि ये एक सर्कल कंप्लीट कर सके। यहाँ पे देखो ये जो है, यहाँ पे इसको मैंने एक वेलोसिटी दिया तब इसने क्या किया, पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया। तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी दूं कि ये एक सर्कल को कंप्लीट कर सके, मिनिमम वेलोसिटी निकालना है। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, तो मिनिमम वेलोसिटी हम लोग चलो अब निकालते हैं। तो नीचे वाले पॉइंट के ऊपर, जो नीचे में जो बॉटम वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट टी क्या था अपना, टीपी। टीपी यहां पे हम लोगों ने टेंशन कितना निकाला था, mv² / r + mg, इतना हम लोगों ने निकाल लिया था। अब यहां पे देखो एक चीज हम लोग यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी जो भी मूव करती है ना उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है।
लेकिन जो बॉडी मूव तो कर रही है साथ ही साथ ना ग्राउंड से ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है, उसमें एक और एनर्जी आ जाती है। क्या नाम है उसका? एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। ये वाली बॉडी जो है ना, इसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वैल्यू क्या है? अभी जीरो। ये ग्राउंड पे है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको मोशन दिया तो देखो ये ऐसे ऐसे मूव कर रही है। अब देखना, इसकी यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो पता है इसके पास काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी है। इसको मैंने ग्राउंड लेवल मान के रखा है। अगर ग्राउंड है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और यहाँ पे जब जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट इसने अचीव कर ली है। लेकिन यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाती है इसकी? जीरो। तो वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन इसकी हाइट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखो, जो एक पेंडुलम है यहाँ पे था, अगर वो यहां से लेके यहां तक के मूव कर रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है कितनी? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम। यहाँ पे सबसे नीचे आ चुका है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है जीरो और काइनेटिक एनर्जी होती है भैया मैक्सिमम। अब ये जो हमारा जो पार्टिकल है वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो देखो यहाँ पे उसकी अलग हाइट है और यहाँ पे उसकी अलग हाइट है, और यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है? 2 × r, रेडियस का जस्ट डबल। तो देखो यहां पे इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यहां पे भी इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या एनर्जी को आप लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हो? नहीं। तो जितनी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी उसके पास पॉइंट पी पे होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट आर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट आर। हो सकता है इसकी वैल्यू 100 हो और इसकी वैल्यू कितनी हो? 20। और मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू 80 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अपने आप 40, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दोनों की वैल्यू भले अलग हो सकती है पर एडिशन क्या होगा? हमेशा सेम होगा। तो इतनी बात तो सब बच्चे समझते हैं, जानते हैं। तो चलो इसके ऊपर भी हम लोग दोनों पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाला यही कॉन्सेप्ट यूज करके देखते हैं। तो सबसे नीचे यहां पे मैंने क्या मान लिया है? ग्राउंड लेवल मान लिया है। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। अगर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ मास इंटू वेलोसिटी एट पी का स्क्वायर। ये पॉइंट पी है ना, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? वीपी। हाइट कितनी है यहाँ पे? जीरो। अब देखो जब वो यहां पे पहुंच गया तब इसके पास वेलोसिटी कितनी? हाफ एम वी आर का स्क्वायर। वेलोसिटी एट पॉइंट आर कितनी है? वी आर। और बताओ वहां पे हाइट कितनी है? 2r। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh, मास इंटू जी इंटू जो हाइट उसने अचीव की। और कितनी हाइट उसने अचीव की है? 2r। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2r। अब देखो वेलोसिटी एट r मैंने अभी अभी निकाली है, तो यहां से 1/2 वेलोसिटी ऑफ p का स्क्वायर, 1/2 मास वेलोसिटी एट, ये अभी अभी हम लोगों ने निकाली है, कितनी आई थी? √gr का स्क्वायर प्लस mg, 2 सामने आ गया। तो यहां से मैं लिख सकता हूं वीपी का स्क्वायर। इस 2 से ये 2 काट देंगे तो यहाँ पे एक और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये समझ जाओ, ये वाला 2 उधर चला गया तो इस 2 को काट देगा और उससे मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी मास था, मास से मास से मास कट गया, तो यहां से वीपी का स्क्वायर देखो ये क्या हो जाएगा? जी आर, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 4gr। यानी कि वीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5gr। यानी कि इसको अगर आप चाहते हो कि ये पूरा सर्कुलर मोशन करे, क्या आपको इसकी रेडियस पता है? बिल्कुल पता है। क्या आपको जी की वैल्यू पता है? हाँ पता है।
तो इस फॉर्मूले में पुट कर देना, मिनिमम इतनी वेलोसिटी तो देना ही पड़ेगा, तभी जाके उसकी वेलोसिटी, क्योंकि ऊपर जाएगा तो कम होने लगेगी, यहां पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी हो जाएगी रूट जी आर, और रूट जी आर ही हमको चाहिए होती है मिनिमम, उसके बाद तो ये नीचे आ जाएगा। क्या इतना समझ में आया? मिनिमम हमको ये वेलोसिटी उसको बॉटम पोजीशन पे देनी पड़ेगी। अगर आप लोग बोर्ड लेवल के हिसाब से कर रहे हैं तो आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सीधे मैं फॉर्मूला लिखा दूंगा एक पेज में, आपका बोर्ड का काम बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट किसके लिए था? JEE के लिए, ठीक है। पर अच्छा ही अगर आप लोग भी ये समझ जाओ, तो बॉटम पोजीशन पे मिनिमम इतनी वेलोसिटी होगी ना, तभी सर्कुलर मोशन मारेगा ये पूरा। और जब आप इतनी इसको वेलोसिटी दे दोगे ना बॉटम में, तो टॉप पे पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? रूट जी आर, ठीक है। अब देखो, बस 2 मिनट और। अब बॉडी जो है वो यहां पे है, आप चाहते हो कि यहां पे निकालो कि वेलोसिटी कितनी होगी। जब यहां पे वेलोसिटी एट p कितनी है? 5 g r, तो बताओ वेलोसिटी एट q ये कितनी होगी? फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, यहां की पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू यहां की पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ, यहां की वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 5 g r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहां की पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहां की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv/q का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली? नहीं। कितनी हाइट पे पहुंच गई है अभी ये? हाफ। हाइट बताओ, हाइट। हाइट बताओ कितनी है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना है? आर। कितनी ऊंचाई पे पहुंच गई है? आर। हाइट कितनी है इसकी? आर है ना, तो एम जी इंटू आर। इधर पे भी हाफ mv² था, m कट गया, ये कितना हो जाएगा? 5 g r इज इक्वल्स टू pq का स्क्वायर बाई 2 प्लस gr। इससे ये कट जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, वो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो vq का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3gr, यानी vq इज इक्वल्स टू √3gr। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन ले दे के हो रहा है बस मिनिमम से मिनिमम वेलोसिटी में, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी रही होगी? 5 g r। इस पॉइंट पे वेलोसिटी रही होगी √3gr, और यहां पे वेलोसिटी कितनी रही होगी? √gr। इससे कम अगर वेलोसिटी यहां रही तो इससे कम हो जाएगी यहां पे, और कम हो जाएगी यहां, और सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। तो उसके बाद अगली क्लास में हम लोग बनाने वाले हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, इसी चैप्टर के। तो आप लोग खुद से पहले क्वेश्चंस को बना के लाइए, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। समझ में नहीं आया?